नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से शुरू करें आज की हेडलाइंस। 26 नवंबर को मना संविधान दिवस। संविधान सभा ने अपनाया था इस दिन संविधान। भारत के लिए खास महत्व रखता है ये दिन। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हुआ लॉन्च। सभी को सेफ फूड मुहैया कराना मकसद। केमिकल फ्री खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। और पैन 2.0 को मिली मंजूरी। पैन कार्ड्स होंगे अपग्रेड। 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है पैन। आइए शुरू करें। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2015 में भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर घोषित किया था। 2015 में संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। उनकी 125वीं जयंती के मौके पर संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका को देखते हुए संविधान दिवस की घोषणा की गई थी। देखिए, 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों ही दिन भारतीय संविधान के लिए बहुत खास हैं, लेकिन दोनों की ही अलग अलग महत्ता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को वो दिन है जिस दिन इसे लागू किया गया था। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता के बाद भी अहम रहा और इस दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक तौर पर मानते हैं। संविधान के जरिए किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध और लोगों के सरकार के साथ संबंध तय होते हैं। संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है। संविधान बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा क्या है, ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। संविधान एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देश हों, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश का संविधान जरूरी है। भारत के पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। 1938 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत का संविधान एक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस तरह ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन की योजना पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान के दर्शन का लबोलुआब था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का वक्त लगा। केंद्र सरकार ने NMNF यानी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय के तहत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका बजट 2481 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना के तहत देश भर में मिशन मोड में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग यानी रसायन मुक्त खेती। इसमें केवल पशुओं और पौधों से हासिल संसाधनों को ही खेती में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोकल नॉलेज, स्थान विशेष के मुताबिक तकनीक और एग्रो इकोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इस तरह की खेती से सभी के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन मुहैया कराया जा सकेगा। साथ ही किसानों के लिए निवेश में आने वाली लागत भी कम होगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी क्योंकि केमिकल वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा। केंद्र सरकार का मकसद है कि तकरीबन 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाया जा सके। साथ ही तकरीबन 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाए जाने की बात कही जा रही है। वर्तमान सरकार ने अपने सेकंड टर्म में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP लॉन्च किया था। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग BPKP को ही अपस्केल करके रीनेम किया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आयकर विभाग के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पैन कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर,
इसे पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर में बदला जाएगा। पैन 2.0 एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसके जरिए करदाताओं को तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके जरिए वर्तमान के पैन को अपग्रेड करने के साथ ही वैलिडेशन यानी सत्यापन भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बन जाएगा। साथ ही पैन कार्ड के एप्लीकेशन और अपडेट्स का काम तेजी से और कम टाइम में हो सकेगा। अब एक सवाल उठ सकता है कि वर्तमान में जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उनके कार्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे? तो नहीं, वर्तमान पैन कार्ड धारकों को बिना किसी फीस के अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कराना होगा। अप्लाई करने की पूरे प्रोसेस को डिजिटल किया जाएगा। किसी भी तरह के पेपर वर्क को खत्म किया जाएगा। साथ ही करदाताओं की सूचना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिए एक पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि पैन 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सारे लेन देन आयकर विभाग में इसी नंबर में लिंक होते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स जैसे लेन देन शामिल होते हैं। एक बार पैन नंबर अलॉट होने के बाद ये हमेशा सेम रहता है। भारत में द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे द्वारा किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 25 से 30 नवंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसकी थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल रखी गई है, जो कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के साथ अलाइन करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वैश्विक स्तर पर सहकारी आंदोलन के लिए प्रीमियर बॉडी है। इसके 130 सालों के इतिहास में पहली बार ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट बताया। दरअसल भूटान में भारत की मदद से 2500 स्क्वायर किलोमीटर में एक जीरो कार्बन सिटी विकसित की जा रही है। इस शहर को ज्ञान, तकनीक और वित्त के केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसे सहकारिता का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें भूटान के हर नागरिक की भागीदारी है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल भर है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। साथ ही भारत सरकार का प्रयास है कि कोऑपरेटिव्स मल्टीपर्पस बनाया जाए। इसी मकसद से सरकार ने कोऑपरेटिव्स के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है। भारत का मानना है कि ग्लोबल साउथ के देशों को जिस तरह की ग्रोथ की जरूरत है, उसमें कोऑपरेटिव्स बहुत मददगार साबित हो सकती है। कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारी। सरल शब्दों में कहें तो साथ मिलकर काम करना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था वन फॉर ईच एंड ईच फॉर वन की तरह काम करती है। सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत्त संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समूह अपनी इच्छा से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोकतांत्रिक ढंग से शासित किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दी गई परिभाषा के मुताबिक सहकारी संस्थाएं लोगों पर केंद्रित, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और उनकी साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं। आपको बता दें कि हिमालय में बसा भूटान एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस देश ने अपनी सीमाएं बाहरी व्यक्तियों के लिए 1970 में खोली थी। 2008 में यह देश संसदीय लोकतंत्र बना। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से सीमा साझा करता है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। गैस लाइटिंग किसी को मैनिपुलेट करने का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन इस हद तक होता है कि ये किसी व्यक्ति के लिए इमोशनल अब्यूज साबित होता है। इससे व्यक्ति इस हद तक प्रभावित होता है कि वो खुद को पूरी तरह से गलत समझने लगता है और उसके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। इससे व्यक्ति अवसाद में भी चला जाता है। उदाहरण की बात करें तो आजकल हर रिश्ते में लोग सामने वाले को बराबरी का दर्जा देने के बजाय उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग सामने वाले की चॉइसेस तक को गलत ठहरा देते हैं और चाहते हैं कि वो वही पसंद करें जो वो चाहते हैं। ये लोग आमतौर पर आपके बेहद नजदीकी रिश्ते में होते हैं, इसीलिए लोग भरोसा भी करते हैं। इसमें लोग सामने वाले की हर बात को नकारते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। इससे व्यक्ति अपने ऊपर बहुत डाउट करने लगता है और वो मान लेता है कि वे मानसिक तौर पर कमजोर हैं। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि जिस व्यक्ति के साथ गैस लाइटिंग होती है उसको ये गलत नहीं लगता। एक बात और समझिए, आपको समझाने बुझाने वाला हर व्यक्ति आपको गैसलाइट नहीं कर रहा होता। मैनिपुलेशन के केवल उस तरीके को गैसलाइटिंग के तहत रखा जाता है जिसमें साजिशन ऐसा किया जा रहा हो। इस शब्द के ओरिजिन की बात करें तो 1944 में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आई थी, नाम था गैसलाइट। फिल्म की कहानी में ग्रेगरी और पॉला एक कपल हैं। ग्रेगरी की कोशिश पॉला को मेंटली इल साबित करने की है ताकि वो पत्नी की ज्वेलरी पर
कब्जा कर सके। वो इसके लिए कई हथकंडे अपनाता है। एक बार वो पॉला के पर्स से ज्वेलरी चुरा लेता है और उसके मन में ये शक बिठाने की कोशिश करता है कि उसने ज्वेलरी पर्स में रखी ही नहीं थी। ऐसी ही कई घटनाओं के जरिए वो खुद को सही और पॉला को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए ताकि वो पॉला को यकीन दिला सके कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये एक तरह का नेगेटिव मैनिपुलेशन होता है जो कि किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जानकार बताते हैं कि डिक्शनरी में ये शब्द इसी मूवी के जरिए आया था। आप बताइए, क्या आपने अपने आसपास कभी गैस लाइटिंग होते देखी है? आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, जो भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन लोगों को दूध के महत्व और इसके सेवन से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका मकसद डेयरी उद्योग को मजबूत करना और मिल्क प्रोडक्शन और खपत को बढ़ावा देना है। श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। भारत 13वें यूएन वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसमें 30 देशों के 90 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 120 भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन भूस्थानिक जानकारी के उपयोग को बढ़ाने, विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उभरती हुई भूस्थानिक तकनीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मकसद दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही डिजिटल डेटा अर्थव्यवस्था में भूस्थानिक डेटा, प्रोसेस और सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी देना है। भारत सरकार ने ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। यह एक सेक्टर स्कीम है जिसके तहत सभी केंद्रीय और राज्य प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुंच मिलेगी। यह सुविधा नेशनल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की देखरेख में संचालित किया जाएगा। योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त होगी, जो लगभग 6300 संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की शुरुआत 2025 में होगी और यह 2027 तक 3 वर्षों तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर तक पहुंच प्रदान करने के लिए कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कार्यक्रम भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का काम करता है। इसके तहत म्यूजिक, डांस, थिएटर, साहित्य, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान संभव होगा। वर्तमान में भारत सरकार 144 देशों के साथ CEPs पर चर्चा कर रही है और 84 देशों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने DLT यानी डिजाइन लॉ ट्रीटी को अपनाया है। इसका मकसद औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा प्रोसेस को मजबूत बनाना है। भारत भी इस संधि का हस्ताक्षर करता देश है। DLT में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं: समय सीमा में छूट, आसान प्रक्रियाएं और एक आवेदन के जरिए कई डिजाइनों को दर्ज करने जैसी सुविधाएं इत्यादि। ये बदलाव लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और इंडिपेंडेंट डिजाइनरों को लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये ट्रीटी इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिजाइन सिस्टम्स को लागू करने और डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न है। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, भारत के सहयोग से एक जीरो कार्बन सिटी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को किस देश में तैयार किया जा रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। सराय घाट का युद्ध प्रसिद्ध है। मुगल और अफगानों के बीच, मुगल और मराठों के बीच, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, मुगल और सिख समुदाय के बीच। सही जवाब है मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, यानी विकल्प सी। और अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला कहां स्थापित की गई है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर। सही जवाब है ग्वालियर, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी देने हैं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।